सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि मैं अमेज़ॉन पे जो रिव्यू देख रहा था कुछ B350 मदरबोर्ड्स के, तो वहाँ पे हो क्या रहा था कि सेम मदरबोर्ड का कुछ लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे थे कि मदरबोर्ड अच्छा है, कुछ लोग उसको ओके डिसेंट बता रहे थे और कुछ लोग उसे ख़राब बता रहे थे कि आपको इस मदरबोर्ड के संग नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कुछ बातें चेक करी तो वहाँ पे ये था कि कुछ लोग जो है उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे B350 मदरबोर्ड जो है उनका बायोस अपडेटेड नहीं है, यानी कि वो अमेज़ॉन से परचेज़ करेंगे तो सेकंड राइजन के संग कंपैटिबल नहीं होंगे वो, क्योंकि बायोस अपडेटेड है नहीं। और कुछ लोग इसलिए नेगेटिव रिव्यू दे रहे थे क्योंकि ओवर प्राइस थे मदरबोर्ड, यानी कि जितने के ऑफलाइन मार्केट में मिलते हैं उससे कई ज़्यादा महंगे थे अमेज़ॉन पे। तो ऑब्वियसली नेगेटिव रिव्यू उसको देंगे कंज्यूमर्स। लेकिन बात अमेज़ॉन तक सीमित नहीं थी। मैंने टॉम्स हार्डवेयर पे कुछ थ्रेड्स पढ़े, वहाँ पे भी क्या था कि जो सस्ते वाले B350 मदरबोर्ड्स हैं उनको कुछ लोग डिसेंट बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, राइजन को ओवरक्लॉक कर देगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके संग नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहे हैं कि मैंने राइजन को ओवरक्लॉक कर लिया इस मदरबोर्ड पे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा राइजन ओवरक्लॉक नहीं हो रहा, जबकि मेरे पास भी वही मदरबोर्ड और वही राइजन प्रोसेसर है जो तुम्हारे पास है। तो मैं तो ये बोर्ड रिकमेंड नहीं करूँगा और मुझसे गलती हो गई जो मैंने ये बोर्ड ख़रीद लिया। मतलब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो कुछ लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ लोग का एक्सपीरियंस ख़राब आ रहा है, और मदरबोर्ड सेम ही है। और जितने भी, मैं एक पर्टिकुलर B350 मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सस्ते वाले B350 मदरबोर्ड हैं सबका केस ऐसा ही है कि कुछ लोग सेटिस्फाइड हैं और कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर चीज़ ख़राब होगी तो कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा, चीज़ अच्छी होगी तो सब सेटिस्फाइड होंगे। लेकिन आधे लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आधे लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ही मैंने पता लगाने की कोशिश करी, तो इसका रीज़न ये है कि राइजन पीसी बिल्ड के केस में हर इंसान सिलिकॉन लॉटरी खेलता है। अब ये सिलिकॉन लॉटरी क्या है? इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रोसेसर बनता कैसे है। तो प्रोसेसर जो है वो ऐसे बनता है कि पहली बात तो सैंड से बनता है। मतलब सैंड वहाँ पे जो है एक काफ़ी, हम ये कह सकते हैं कि ज़रूरी कंपोनेंट हो जाता है। तो क्या है कि सैंड को एक्सट्रैक्ट करके पहले उसमें से सिलिकॉन निकाला जाता है, उसको हीट करके हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद सिलिकॉन का एक सिलेंडर तैयार किया जाता है। फिर उसके वेफर काटे जाते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है, उस पर कुछ डाइज लगाई जाती है जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन नाइट्रेट और फोटो रेजिस्ट। अब क्या किया जाता है कि स्टेंसिल के ज़रिए, स्टेंसिल को अगर मैं बताऊं, अगर आप स्टेंसिल नहीं जानते तो जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक यहाँ पे टॉर्च है और मैं टॉर्च से दीवार पे रोशनी मार रहा हूँ, तो रोशनी नॉर्मली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं टॉर्च लेता हूँ, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लेता हूँ और कार्डबोर्ड में मैं ब्लेड से बीच में स्क्वायर काट देता हूँ ऐसे करके, या फिर स्टार काट देता हूँ, तो हो सकता है कि दीवार पे वहाँ पे स्टार बने। तो स्टेंसिल भी यही काम करता है। स्टेंसिल में क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका डिज़ाइन कटा रहता है कि कहाँ कहाँ ट्रांजिस्टर लगने हैं। तो क्या होता है कि लेज़र के ज़रिए, लेज़र जो है उन स्टेंसिल से, और नीचे एक लेंस लगा रहता है, लेंस से होते हुए उस जो वहाँ पे नीचे जो वो रखा हुआ है वेफर, उसकी जो फोटो रेजिस्ट लेयर है उसके ऊपर जो है लेज़र को फोकस किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जहाँ जहाँ लेज़र फोकस होती है वो एरिया सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि उसको दूसरे कंपाउंड का यूज़ करके निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद होता ये है कि वहाँ पे जो है जगह बनाई जाती है आयंस के लिए। उसके बाद आयंस को उसमें डाला जाता है, N टाइप आयंस और P टाइप आयंस। अब ये आयंस क्या होते हैं? आयंस जो है वो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज एटम पार्टिकल्स होते हैं आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सोडियम है तो सोडियम को हम Na बोलते हैं। अब सोडियम में कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उसमें होता है, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर सोडियम का मैं एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब सोडियम क्या हो गया? सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? Na+ लिखेंगे, और Na+ जो है वो आयन कहलाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि N टाइप आयन और P टाइप आयन को डाल के ट्रांजिस्टर तैयार किया जाता है। अब ट्रांजिस्टर्स के कनेक्शन किए जाते हैं वायर्स के ज़रिए, यानी कि वायरिंग की जाती है। ये भी एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो कितने छोटे स्तर पे आप सोच सकते हैं कि वायरिंग की जा रही है। तो वायरिंग की जाती है, उसके बाद जो है आपका प्रोसेसर तैयार होता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। अब ये काम बहुत ही छोटे स्तर पे होता है, तो क्या होता है कि फ़िज़िकल डिफरेंसेस की वजह से
जो प्रोसेसर्स होते हैं, हर प्रोसेसर जो है एक दूसरे से अलग परफॉर्म करते हैं। यानी कि दो प्रोसेसर अगर तैयार किए गए तो हो सकता है कि एक प्रोसेसर 4.6 गीगाहर्ट्ज़ पे चल रहा हो, तो एक प्रोसेसर जो है वो 4.7 चल रहा हो, तो एक 4.8 तक पहुंच रहा हो। इस केस में किया क्या जाता है कि प्रोसेसर को 4.5 या जो भी स्टेबल फ्रीक्वेंसी होती है उस पर लॉक कर दिया जाता है और लॉक करके प्रोसेसर को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए ये सारे प्रोसेसर एक स्पीड पे लॉक कर दिए गए तो ये सारे आइडेंटिकली परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम बनाते हैं के प्रोसेसर जो इंटेल बनाता है या फिर ओवरक्लॉक प्रोसेसर बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि ओवरक्लॉक प्रोसेसर वो होते हैं जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक जा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। जो प्रोसेसर बहुत अच्छे तरीके से बने होते हैं उनको ओवरक्लॉक की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जब कोई इंसान ओवरक्लॉक प्रोसेसर ख़रीदता है तो वो सिलिकॉन लॉटरी खेल रहा होता है। हो सकता है कि पर्सन ए, मान लीजिए यहाँ पर्सन ए और यहाँ पर्सन बी है, पर्सन ए और पर्सन बी ने दोनों ही ने एक मतलब सेम मॉडल का प्रोसेसर ख़रीदा, ओवरक्लॉक प्रोसेसर। लेकिन पर्सन ए का जो प्रोसेसर है वो जा रहा है 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक, 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक, जबकि पर्सन बी का प्रोसेसर जो है वो 4.9 तक ही जा रहा है। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन लॉटरी जो जीत गया वो जीत गया पर्सन ए। तो ये होती है सिलिकॉन लॉटरी। तो इंटेल के केस में क्या है, लॉक्ड सीपीयू आते हैं, वो तो सारे आइडेंटिकली परफॉर्म करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन राइजन के केस में क्या हो जाता है कि राइजन के केस में हर इंसान सिलिकॉन लॉटरी खेल रहा है जब भी वो राइजन पीसी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि उसमें तो कोई लॉक प्रोसेसर है ही नहीं। तो अगर आप कोई राइजन का प्रोसेसर ख़रीद रहे हैं तो हो सकता है कि अगर वही प्रोसेसर किसी दूसरे ने ख़रीदा हो तो उसका प्रोसेसर और आपका प्रोसेसर एक जैसा काम ना करें, या हो सकता है दोनों में से किसी ने सिलिकॉन लॉटरी जीत ली हो और आपका प्रोसेसर या उसका प्रोसेसर काफ़ी बेटर परफॉर्म करे। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए दोनों लोगों के पास Ryzen 2200G है, तो हो सकता है एक को ओवरक्लॉक करने के लिए कम वोल्टेज देना पड़े, जबकि दूसरे को उतने ही गीगाहर्ट्ज़ पे गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज देना पड़े। ऐसे में अगर मदरबोर्ड एक होगा तो क्या होगा कि, और अगर उसका VRM सेक्शन स्टेबल नहीं होगा, सस्ते मदरबोर्ड में क्या होता है कि VRM सेक्शन स्टेबल नहीं होता है, तो क्या होगा कि जिस राइजन को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे तो राइजन ओवरक्लॉक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे राइजन सेम ही राइजन है, यहाँ पे भी आप कोई भी मॉडल इमेजिन कर लीजिए, दोनों सेम है, तो अगर दूसरे राइजन को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ रही है सेम फ्रीक्वेंसी पे ओवरक्लॉक होने के लिए, और मदरबोर्ड अगर आइडेंटिकल हैं, मदरबोर्ड जो हैं एक जैसे हैं, तो इस मदरबोर्ड को तो अब ज़्यादा वोल्टेज देना है और ये ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे पा रहा, मतलब स्टेबल नहीं रह पा रहा ज़्यादा वोल्टेज में। तो क्या हो रहा है कि इसका पीसी जो है वो क्रैश हो रहा चलते चलते, जबकि इसका पीसी नहीं हो रहा क्रैश। तो यहाँ पे मदरबोर्ड सेम है, मदरबोर्ड परफॉर्म भी सेम कर रहे हैं, लेकिन ये जो इस पर्सन का जो पीसी क्रैश कर रहा है इसका कारण ये है कि ये पर्सन सिलिकॉन लॉटरी जीत गया है। इसका राइजन ख़राब नहीं है, लेकिन इसका मदरबोर्ड जो है वो सस्ता वाला मदरबोर्ड है। अब इसका काम तो सस्ते मदरबोर्ड में चल रहा है क्योंकि ये सिलिकॉन लॉटरी जीत गया है, लेकिन इसका काम नहीं चल रहा। तो अगर आप एक राइजन पीसी बिल्ड कर रहे हैं और B350 जैसा मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो ऐसे में मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सेफ साइड में रहें, एक ऐसा मदरबोर्ड ख़रीदें जिसका VRM सेक्शन ज़्यादा स्टेबल हो। अब क्या है कि जब जो लोग सिलिकॉन लॉटरी जीत जाते हैं वो तो नेगेटिव रिव्यू देंगे नहीं, या जो लोग, अब सिलिकॉन लॉटरी ये नहीं है कि मतलब सबको एक बहुत बेटर प्रोसेसर मिल जाता है, हो उसमें भी जो है डिफरेंस रहता है। किसी ने सिलिकॉन लॉटरी कुछ गीगाहर्ट्ज़ की जीती, कुछ फ्रीक्वेंसी की, तो किसी ने बहुत अच्छी सिलिकॉन लॉटरी जीती, यानी कि उसका प्रोसेसर जो है बहुत ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ पे ओवरक्लॉक भी हो रहा है और बहुत कम वोल्टेज भी ले रहा है। और कुछ लोग ऐसी सिलिकॉन लॉटरी भी जीत जाते हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि उनका Ryzen 2600 जो है वो 2600X से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कारण ये है कि वो एक बहुत अच्छी सिलिकॉन लॉटरी जीत गए। तो कुछ लोग जो X बेस्ड प्रोसेसर नहीं लेते हैं वो लोग सिलिकॉन लॉटरी को हार भी जाते हैं। उनके जो प्रोसेसर हैं वो उतना ज़्यादा ओवरक्लॉक नहीं होते हैं जितना दूसरे के ओवरक्लॉक हो जाते हैं, और ओवरक्लॉक होते भी हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा वोल्टेज की होती है। ऐसे में अगर आप एक प्रीमियम मदरबोर्ड ले रहे हैं, X370 ले रहे हैं, X470 ले रहे हैं, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। लेकिन अगर एक सस्ता B350 मदरबोर्ड ले रहे हैं, तो अगर आप सिलिकॉन लॉटरी नहीं जीते हैं या सिलिकॉन लॉटरी को बहुत बुरे से हार गए हैं, आपका प्रोसेसर जो है ज़्यादा ओवरक्लॉक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप जो है ढंग से उसको ओवरक्लॉक कर नहीं पाएंगे।
जबकि आप दूसरे को देखेंगे कि वो उसी मदरबोर्ड पे अपने प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर ले रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका पीसी क्रैश करेगा और दूसरे का नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही वजह है जिस वजह से सेम मदरबोर्ड को कुछ लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। मदरबोर्ड सबके केस में एक जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। कारण ये है कि कुछ लोगों के केस में राइजन को ओवरक्लॉक करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कुछ लोगों के केस में कम वोल्टेज चाहिए, और कुछ लोगों का राइजन जो है वो ढंग से ओवरक्लॉक नहीं हो रहा। कारण ये है कि वो सिलिकॉन लॉटरी हार चुके हैं, यानी कि उनका राइजन ओवरक्लॉक नहीं हो रहा। कुछ लोग मतलब सिलिकॉन लॉटरी बहुत अच्छे से जीत गए कि ओवरक्लॉक भी हो रहा है लेकिन टेम्परेचर भी कम, मतलब वोल्टेज भी कम चाहिए और उनका टेम्परेचर भी है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। राइजन का स्टॉक कूलर पे ही अच्छे से ओवरक्लॉक हो रहा है। तो राइजन के केस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसका कारण ये है कि एक ही मदरबोर्ड को अलग अलग रिव्यू दिए जा रहे हैं, जबकि मदरबोर्ड सबके में एक जैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब अगर आप राइजन पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगा कि सस्ते B350 मदरबोर्ड अगर ले रहे हैं, अगर आप ओवरक्लॉक नहीं करते हैं तो काम बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर दूसरे को देख के आप भी ओवरक्लॉक करने की सोचते हैं तो हो सकता है कि दूसरे का पीसी तो ओवरक्लॉक हो जाए लेकिन आपका ना हो। ये हो सकता है कि आप अपना पीसी ओवरक्लॉक कर लें, जबकि दूसरा ये कहे कि इस मदरबोर्ड पर ये वाला जो प्रोसेसर है ये ओवरक्लॉक नहीं हो पाएगा, इसको एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सस्ते मदरबोर्ड के संग एक प्रीमियम B350 मदरबोर्ड लेते हैं जो कि आसूस का ROG Strix है, MSI Tomahawk है और भी कई मॉडल्स हैं, या फिर X370 जो महंगे वाले प्रीमियम वाले X370 हैं, या फिर X470 के संग आप जाते हैं तो वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका VRM सेक्शन स्टेबल होता है ज़्यादा वोल्टेज देने के लिए। सस्ते B350 मदरबोर्ड क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है अगर प्रोसेसर की, तो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो सिलिकॉन लॉटरी जीत गया उसका काम बन गया, जो नहीं जीता उसका काम नहीं बना। या जिसका प्रोसेसर ओवरक्लॉक हो रहा है लेकिन वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, उसका पीसी क्या हो रहा है, क्रैश हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप एक राइजन पीसी बिल्ड कर रहे हैं और अगर आप ओवरक्लॉक करना चाहते हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि सेफ साइड में रहें, एक प्रीमियम B350 मदरबोर्ड के संग जाएं जिसका VRM सेक्शन स्टेबल हो, अगर आपकी इच्छा है ओवरक्लॉक करने की। अदरवाइज़ अगर प्रीमियम पीसी बिल्ड कर रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, तब तो आप ऑलरेडी सेफ साइड में हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को किसी के संग शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। और वो बच्चा कैसा रहेगा? शायद इसके टेढ़े मेढ़े मैच हो जाए। See the stars.